ईमान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हिमाचल की जनता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हल्दीखोर जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आबिदुल्ला की जनता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पतंग छाप जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अकबरुद्दीन अवैसी जिंदाबाद। ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। आज के इस मजलिस के सदर सामीन हजरात, पाकीज़ा मार बहनों, आपके बीच मुझे आने का मौका मिला। इससे केवल देश और हिंदुस्तान, खास तौर पर बिहार का हालात को देखते हुए हम लोगों ने अपने दिमाग से अब तक करके रखा है, लेकिन ये हिंदुस्तान की मौजूदा सरकार हमारे ऊपर जुल्म सितम ढाते आ रहा है। उससे बचने के लिए पिछले दिनों बिहार विधानसभा इलेक्शन में हम लोगों ने महागठबंधन के नाम पर जनाबे नीतीश कुमार और नीतीश कुमार के एमएलए मास्टर मुजाहिद साहब को अपना कीमती वोट देकर विधानसभा भेजने का काम किया था। मैं आप तमाम लोगों को बता दूं कि कुछ ही दिन बीतने के बाद बिहार के मुख्यमंत्री हमारे बीच में छुरा भोंक कर हमारे दुश्मन के गोद में बैठने का काम किया। मेरे दोस्तों, आप तमाम लोग इस बातों को जानते हैं और यहाँ की सरकार को भी पहचानते हैं। उन्होंने हमारे साथ खिलाफ साजिशें की, हम पर एनआरसी और सीए लगाने का हमसे प्रूफ मांगा गया कि अगर हिंदुस्तान में रहना है तो तुम पहले अपना प्रूफ दिखाओ। हमने प्रूफ लेके दिखाया तो कहा गया कि तुम अपना बाप का प्रूफ लेकर के आओ। बहुत लोगों ने बाप का भी प्रूफ दिया तो ये जालिम हमारे प्रति खिलाफ करने का है, हमें हिंदुस्तान से भगाने का साजिश रच रहा है। उसके बाद कहता है कि तुम अपना दादा का प्रूफ लेकर के आओ, दादा का कागज लेकर के आओ। मैं पूछना चाहता हूं आपके इस मंच से, जनाब हिंदुस्तान के मौजूदा सरकार से, कि मेरे प्रूफ से, मेरे आइडेंटिटी कार्ड से आपको तसफ्फी नहीं होती है। मेरा अगर कागजात जाली है तो उसी कागज से तुम मेरे से वोट लिए थे। अगर मेरा कागजात जाली है तो तुम जो मंत्री और मुख्यमंत्री पर कुर्सी पर बैठे हुए हो तो तुम भी जाली हो। मेरे दोस्तों, एनआरसी लगा, हम लोग उसका मुखालिफ किए। सीए लगा, मुखालिफ किए। लॉकडाउन में हमारे बच्चे दिल्ली, मेरठ, पंजाब, हरियाणा, लुधियाना और सऊदी अरब भी जाया करते थे। वहां पर भी हमारे भाई पर लाठियां बरसाने का कोशिश किए तुमने। मैं पूछना चाहता हूं कि हम हिंदुस्तानी हैं या नहीं। तुम कहते हो कि हिंदुस्तान तुम्हें छोड़ना पड़ेगा। मैं तुमसे कहूं कि तुम तारीख उठाकर देखो, हिंदुस्तान की आजादी के लिए
तुम जितना मेहनत किए थे, जितना कुर्बानी दिए थे, उससे कई गुना ज्यादा उलमा कुर्बानी दिए। आपको मालूम होना चाहिए कि जब आजादी का वक्त था, दुश्मनों का खंजर चलता था, हमारे उलमा एक का गर्दन दिल्ली से लेके अमृतसर तक जितने दरख्त थे, सब दरख्त में उलमा का गर्दन लटक रहा था। आज तुम कह रहे हो कि तुम हिंदुस्तान के वासी नहीं। बहरहाल बिहार सरकार के तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। बिहार सरकार के एमएलए आपके बीच आता है, जबकि इससे पहले इलेक्शन में वो आया था तो हिंदुस्तान के नरेंद्र मोदी की सरकार को, नरेंद्र मोदी को भरपेट गाली दिया करता था, शिकायतें बोल करके, हमें बीजेपी का डर दिखा करके का काम किया। और आप जब देख रहे हैं कि वो बीजेपी में चला गया, हम लोग हल्ला करते हैं, तो अभी एक नया पैतरा देने के लिए नया स्लोगन देते आया है कि हमको विकास के नाम पर वोट दीजिए। मैं पूछना चाहता हूं ऐसे मक्कार आदमी से कि तुम बताओ तुम्हारा विकास कहां है, किसको तुम विकास। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एक साथ किस्मत से किशनगंज आया था, उसमें हर अमीर गरीब हिंदू मुसलमान बच्चा पढ़ता, तालीम हासिल करता, और जब ये गरीब का बच्चा पढ़ के कोई ऑफिसर बनता तो उसके उम्मीद पर तुम फेर कर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को बंद करने के कगार में डाल दिए। कह रहे थे कि डबल इंजन की सरकार बनाए हैं विकास के लिए। मेरे दोस्तों, ये जालिम सरकार बिहार का जो है वो मेरा विकास नहीं, हमें विनाश की ओर लेने के लिए आया। आज कई महीनों से हमारे बच्चे का तालीम को बर्बाद करके रखा है। सारा स्कूल बंद है, सारे मदरसे बंद हैं, और धमकियां दी जाए कि तुम अगर मदरसा खोलोगे तो तुमको एनआरसी और लॉकडाउन के खिलाफ में तुम पर मुकदमा करके तुम्हें जेल भेज दिया जाएगा। तुम यही सोचते हो कि हम तो पैसे वाले हैं, हम अपने बच्चे को मदरसा और स्कूल में नहीं पढ़ाकर अपने घर में एक एक शिक्षक को लाकर मैं अपने बच्चों को ट्यूशन के जरिए तेज तर्राक करके कंपटीशन में बैठाएंगे, उनको फ्री में पास करवाएंगे, बिना पढ़े फिर मैट्रिक का रिजल्ट दे देंगे। लेकिन मैं तुम्हें पूछना चाहता हूं नीतीश कुमार कि मैट्रिक अगर तुम बिना पढ़े, बिना इम्तिहान के अगर मेरे बच्चे को पास कर देते हो तो मैट्रिक पास करके होता क्या अभी के जमाने में। इसके बाद मैट्रिक करने के बाद जितनी लेनी पड़ती है, जिस नौकरी करने में जाने का नियत बनाता है, आगे तरफ कंपटीशन में आना पड़ता। मेरे बच्चों को तुम तालीम भी नहीं दिया, बिना पढ़े और बिना इम्तिहान के तुम मैट्रिक पास करा दिया। अब जो मैट्रिक के बाद सारा जगह कंपटीशन आता है तो तुम्हारा बच्चा पास करता है, मेरा बच्चा रो रो करके आकर फिर घर में बेरोजगार बैठा हुआ रहता है। हमारा एमएलए कुछ नहीं पाया है तो बोलता है कि 400 रोड बांध दे। मैं देखा कि 400 रोड बांधना है कहां पर भाई। निकाला मोबाइल को, कैलकुलेटर का बटन दबाया और लिखा उसमें 400। कोचा धामन में 24 पंचायत है, बगल में भागा का चिन्ह है, भागा का चिन्ह देने के बाद 24 लिखा। 400 सड़क बांधना है, 24 पंचायत में डिवाइड करते हैं तो एक पंचायत में 17 रोड पड़ता है।
तो आप ही लोग पहले क्या 17 रोड बंद है और 17 रोड बनिया कुछ सब पंचायत घूमे घूमे भी दखनू कुनिया रोड बनिया भी तुम सारे सामने 17 रोड बीरपुर चले ना हम देखे ना हम सारा नहीं बनिया तो अपना बीरपुर किशनगंज बनवा पाएंगे ना वहां जे पूछ रही कि तुम सर वहां 17 रोड बोले एमएलए सब बनिया तो कुनिया बनिया बोले छी तो बात की बोले बेटी जन से लोग जब पूछो तो बेटी जन लोग छी बात की बोले ये तो हाल और अब दक्षिणा टोला तीजा सड़क बनिया नहीं तो कालिया काला बनिया जे बोले गिट्टीला उड़ेगी छोटा बोले 15 दो जाए नहीं तो 5 लागे गिट्टी गन्ना खुद उड़ेगी ये है विकास शर्म आनी चाहिए मास्टर कहते हो टीचर भी हो पूरे टीचर के शासन काल में तुम स्कूल भी नहीं देके किसी बच्चे को भी नहीं पढ़ाए ब्लॉक का राजनीतिक किए हर 2 साल 2.5 साल पर तुम प्रमुख को बदलने का काम किए अभी एमएलए बने हो विकास के नाम पर एक सड़क का 4 बार 5 बार करके शिलान्यास करके उसका पैसा को तुम एटीसी भरने का काम किए हो कागज कलम में तुम्हारा 400 रोड है जमीन में तुम्हारा 400 रोड कहीं नहीं है अगर है तो तुम भी बताओ और ये अदालत जो आज बैठी है ये लोग भी बताए कि 400 रोड बन रहा है बहरहाल मैं ऐसे शख्स का नाम लेना भी नहीं चाहता हूं प्यार को लेकर आपके बीच आया हूं मशवरा करने के लिए राय लेने के लिए कि आपके बीच एमआईएम अवैसी साहब ने बिहार के सदर जनाब अख्तरुल ईमान साहब को कहा कि हम 50 जगह इलेक्शन लड़ेंगे बिहार में लेकिन उन 50 जगह का कैंडिडेट को भी घोषणा नहीं करेंगे सिर्फ और सिर्फ एक जगह का कैंडिडेट का घोषणा कर दीजिए आप साहब ने कहा कि बैरिस्टर साहब वो एक जगह कौन सा जगह का ऐलान करूं अवैसी साहब ने कहा कि कोचा धामन विधानसभा का ऐलान अख्तरुल ईमान साहब ने फिर कहा कि विधानसभा का ऐलान करूं और उसमें कैंडिडेट किसका घोषणा करूं तो बैरिस्टर असदुद्दीन साहब ने कहा कि एक आदमी जिसका नाम इजहार एसपी है वो कई सालों से लोगों का मदद करते आ रहा है लोगों के कंधे से कंधे मिलाकर चलने लोगों का आंसू पूछने का काम करता है लॉकडाउन में उन्होंने बिना सोचे समझे एम्बुलेंस का व्यवस्था कर दिया कई लगे लोगों का जान बचाने का काम लाभों में घूम घूम के जाकर एक आदमी का खैरियत पूछा एनआरसी में जगह जगह जाकर धरना प्रदर्शन लगाने का काम किया औरत मर्द तमाम लोगों को चौक चौराहे में जाकर हिंदुस्तान की मौजूदा सरकार के खिलाफ में प्रोटेस्ट लगाने का काम किया वही नहीं उससे भी जब ये हिंदुस्तान की सरकार और बिहार की सरकार नहीं माना तो सुप्रीम कोर्ट में जाके उन्होंने मुकदमा दायर करने का काम किया मौजूदा सरकार। मेरे दोस्तों बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का कहना और फोन पर बात जानकारी मिलने के बाद अख्तरुल ईमान साहब ने जरा सा भी देरी नहीं किया पूरे विधानसभा के तमाम वर्करों को तमाम कार्यकर्ताओं को मौजों की सरजमीन पर बुलाया बुलाने के बाद उसे कहता है कि कोचा धामन विधानसभा में इलेक्शन कौन लड़ेगा उसका नाम आप तमाम लोग पेश कीजिए एक एक करके लोगों ने कहा कि यहां पर हम लोगों का अगर कैंडिडेट का बनने का हकदार अगर रखता है तमाम लोगों को पूछने के बाद अख्तरुल ईमान साहब फिर मुझे फोन किया शाम का वक्त हो गया
मैं देखा जाके 1500 आदमी मौतों की सरजमीन पर बैठे हुए हैं। मैं जाके पूछा, सदर साहब आपका फोन किया था मुझे अभी शाम के वक्त बुलाने का क्या मतलब है? तमाम लोग मेरे तरफ देख मुस्कुराने लगे और बिहार के सदर जनाब अख्तरुल ईमान हंस के बोले कि भाईजान, आपको कोचा धमन सभा का तमाम लोग कैंडिडेट बनाया है, आपको इलेक्शन लड़ना होगा। इस बात को सुन के मैं परेशान हो गया। मैं कहा कि ठीक है, आप लोगों का अगर फैसला होता है तो फैसला जो लिए हैं वो ठीक है, मुझे छुट्टी दीजिए। मैं उसी वक्त से निकला और हर दिन जा करके 2 पंचायत 3 पंचायत के हर एक गांव में, हर एक मोहल्ले में, हर एक टोले में जा करके लोगों से पूछने लगा, मशवरा लिया। एक एक हरिजन आदिवासी से लेकर के एक एक बूढ़े मर्द जवान और औरतों से भी मैंने राय लिया कि मुझे फरमान जारी हुआ है कि कोचा धमन का विधानसभा इलेक्शन तुम्हें लड़ना है, लेकिन मैं हूं, मेरे औकात नहीं कि मैं अकेले इलेक्शन लड़ूं। जब तक कि आप तमाम लोग नहीं रहेगा तो इलेक्शन नहीं जीत सकते। तमाम जगह से यही बात आई है कि इजहार साहब, आपको इलेक्शन लड़ना है, आपको घबराना नहीं है। आप इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, इलेक्शन हम तमाम लोग आपके लिए लड़ेंगे। इस बात को सुनकर मेरा कलीजा बाग बाग हुआ और आज फिर आपके दरबार में ये बंदा हाजिर हुआ है। बंदा हाजिर होकर आपसे भी राय मशवरा लेता है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का टिकट आपका बेटा इजहार अस्फी को मिलने वाला है। हाईकमान लोगों का फैसला हो गया है, लेकिन मैं अकेले इलेक्शन नहीं लड़ सकता हूं। लिहाजा आपके दरबार, आप जितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं, मेरी माँ बहनें भी हैं, आप लोग इजाजत दीजिए कि मैं इलेक्शन लड़ूं या न लड़ूं। आप लोग अगर कह दें अभी कि हाँ जाके इलेक्शन लड़ो, तो जब हैदराबाद से मेरा टिकट लिफाफे में बंद होकर के किशनगंज जनाब मुझे बुलाया जाएगा कि इजहार अस्फी साहब आइए, अपना टिकट लेकर के नॉमिनेशन करने के लिए जाइए, उसी के बारे में आप तमाम लोगों को कहने के लिए आया कि आपका अगर इजाजत मिला तो उस टिकट को मैं हाथ में लूंगा और नॉमिनेशन करूंगा। आप लोग अगर साथ नहीं देंगे तो आप, मैं वादा करता हूं कि इस टिकट को मैं हाथ में भी नहीं लूंगा। आप लोग जवाब दीजिए कि क्या इलेक्शन लड़ो? आप लोग साथ देंगे? आप लोग ये महसूस इजहार अस्फी नहीं इलेक्शन लड़ रहा है, हम इलेक्शन लड़ रहे हैं। आप तमाम लोगों को इजहार अस्फी बनना पड़ेगा। लेकिन मेरे दोस्तों, मैं एक खुशखबरी और दे दूं आप लोगों को। आपके मेहनत से, आपकी दुआओं से, आपकी लड़ाई से और आपके वोट से अगर मैं जीत गया, अल्लाह मुझे जिता दिया, विधानसभा भेज दिया, यकीन रखिए जिस तरह से आपका हर दिल अजीज नेता जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन साहब पार्लियामेंट में जब शेर के तरह से आपका भी भाई जब विधानसभा जाएगा तो अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए वहां पर कोहराम मचा देगा। और यकीन जानिए कि मेरा हक का तो मैं छीन करके भी लाने का इंशाअल्लाह काम करूंगा। मेरे दोस्तों, आप लोगों का बहुत वक्त ले लिया, मुझे भी कई मीटिंग करनी है। आज सोनथा हाट में भी बहुत बड़ा प्रोग्राम होने जा रहा है। आप लोगों को भी अगर मौका मिले तो अपनी बातों को पहुंचाने के लिए अपने इलाके का खुशखबरी वहां सोनथा के और इर्द गिर्द के लोगों को देने के लिए जरूर सोनथा पहुंचेंगे और वहां जाके कहेंगे जो आपके मन में है। और ये बात भी कहेंगे, हम लोगों ने इजहार अस्फी साहब को बुलाया था और वो आए थे, इजाजत दे दी है कि तुम लोग हल्दी खोड़ा जैसा सरजमीन को संभालने के लिए तैयार। इस बात को आप लोगों को जगह जगह बोलना पड़ेगा। इतनी देर मैं बोला,
मैं भी इंसान हूं, से अगर किसी तरह का कुछ 19-20 बात निकल गया होगा तो खुदा के वास्ते आप तमाम लोग नजरअंदाज करेंगे। और मेरे लिए आप तमाम लोग मिलके दुआ करेंगे। मैं भी दुआ करता हूं अल्लाह से कि या अल्लाह, हमने बिना कुर्सी के भी लोगों के बीच में रहा, 10 साल में खुद मुखिया रहा। उस पीरियड में भी किसी से मैंने 100-200 रुपया वसूलने का काम नहीं किया। ना ही तो कोई आदमी कह सकता है कि इजहार मुखिया अपनी गाड़ी में 2 लीटर तेल डलवाया है। आप तमाम लोगों से कहना चाहता हूं कि खुदा से आप लोग भी दुआ करें। जिस तरह से मैं अपने पिछले जिंदगी में अपना दामन को बचा के चला, अल्लाह से यही दुआ करता हूं, या अल्लाह, आने वाले चंद दिन जो मेरे हैं और उसको भी अब मेरा दामन को बचा के तू रखकर लोगों का खिदमत करने का काम करा दे मेरे अल्लाह। मैं भी दुआ, और मेरी माँ बहनें भी दुआ मेरे लिए करें। मेरा सेहत ठीक रखे, मेरा ईमान ठीक रखे, मेरा चलने को कबूल फरमाए अल्लाह। तो बहुत बड़ा मेहरबान है, हमारे इलाके के तमाम ईमानदारी के साथ हक की आवाज उठा कर चलने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम आदाब।